जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एग्जाम है तो पढ़ाई करिए, सोना नहीं है। दोपहर हो जाती तो आप लोग खा पी के सो जाएं, ऐसा नहीं करना है। आपको पढ़ाई करना है। कम भोजन लें, कम खाएं, थोड़ा सा एक रोटी कम खाएं, लेकिन पढ़ाई करें। ठीक है। एग्जाम के बाद एकदम दबा के खाइए और दबा के सोइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आज हम लोग मैथ्स का डिस्कशन करने वाले हैं। द्विघात समीकरण डिस्कशन कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण को हल करना सीख लिए थे, मूल निकालना सीख लिए थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मूलों की प्रकृति, अर्थात नेचर ऑफ रूट्स। ये होते क्या हैं, कैसे होते हैं, किस प्रकार से इनका सोल्यूशन होगा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं मूलों की प्रकृति कैसे होती है। देखिए, द्विघात समीकरण चैप्टर आपका वही है, द्विघात समीकरण। आज ये लास्ट टॉपिक होगा आपका। इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। द्विघात समीकरण में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कौन सा? मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति एक ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा। जहां से क्वेश्चन आपको मिलेगा मतलब मिलेगा। कहां मिलेगा? एग्जाम में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं भैया नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। आप लोग बोलते हैं ना उसका नेचर सही नहीं है, वो बहुत सही नहीं है। तो नेचर मीन्स क्या होता है? प्रकृति, कि वो किस टाइप का है। ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट्स बताने के पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक स्टैंडर्ड फार्मूला लेने वाला हूं द्विघात समीकरण का, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और उम्मीद करता हूं आप इस फार्मूले से भली भांति परिचित हो गए होंगे और आपको ये फार्मूला ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो समीकरण है याद हो गया होगा कि ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फार्मूला अर्थात मानक फार्मूला होता है, मानक समीकरण होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या होता है भैया? द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है। मानक समीकरण होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला, स्टैंडर्ड इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन होता है। क्या होता है भैया? स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। अगर इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें, हमें मूलों की प्रकृति पहचाननी है, तो मूलों की प्रकृति पहचानने के लिए मैं एक टर्म ले आ रहा हूं। उस टर्म को मैं बोल रहा हूं डी। डी इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं बी स्क्वायर ऋण 4ac। अब आप सोच रहे हैं सर ये कहां से आया डी? ये एक नया टर्म आपके सामने मैं दे रहा हूं, तो आप बिल्कुल घबराए नहीं, ये नया टर्म है, बहुत अच्छे से मैं इनको समझाऊंगा भी। डी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अब आप सोच रहे होंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या है? डी लिखे थे तो ठीक था, लेकिन अब इंग्लिश में लिख दिया डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में इसका मतलब होता है भैया विविक्त कर। क्या होता है? विविक्त कर। और फ्लो फ्लो में बोला जाता है विविक्तर। लोग बोल लेते हैं विविक्तर है, लेकिन होता क्या है? विविक्त कर। तो ये विविक्त कर होता है, अर्थात ये मूलों की प्रकृति निर्धारित करते हैं। डी, डी मीन्स क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट, इनको बोला जाता है विविक्त कर। और डी बराबर ये होता है बी स्क्वायर ऋण 4ac। अब आप सोच रहे हैं ये बी स्क्वायर ऋण 4ac आया कहीं से नहीं है। आपको मैंने बताया था कि अगर मूलों का मान निकालना अर्थात मूल निकालने हैं किसी भी समीकरण के, तो x बराबर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर ऋण 4ac अपान 2a। ये फार्मूला मैंने आपको शायद बताया है, और शायद नहीं, पिछले लेक्चर में मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac अपान 2a होता है। यही जो आपको अंडर रूट में लिखा हुआ दिख रहा है बी स्क्वायर 4ac, इसी को मैंने उठा के यहां रख लिया और इसका नाम दे दिया डी। इसका नाम दे दिया क्या? डी। इसी को हमने कह दिया ये डी है, डिस्क्रिमिनेंट है, अर्थात विविक्त कर है।
अब इन्हीं विविक्त कर से 3 कंडीशन निकल के आती है, और वो 3 कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों ऐसी होती है, डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, एक कंडीशन निकल के आएगी डी की वैल्यू 0 के बराबर होगी, और एक कंडीशन निकल के आएगी डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी। ये 3 कंडीशन है। यही तीनों कंडीशन ही समीकरण के मूलों की प्रकृति को निर्धारित करते हैं, अर्थात मूलों के नेचर को निर्धारित करेंगे। ये 3 कंडीशन। d ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है d का मान यदि 0 से बड़ा हो, d इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है d का मान 0 के बराबर हो जाए, d लेस देन 0 का मतलब होता है d का मान 0 से छोटा हो जाए। 0 से छोटा कब कोई चीज हो सकता है? 0 से छोटा कोई भी चीज जब निगेटिव में चला जाता है तो 0 से छोटा हो जाता है। जैसे कोई किसी से उधार ले ले तो क्या हो जाता है? निगेटिव में चला जाता है। उधार निगेटिव हुआ ना, तो उस क्या हो जाता है? 0 से छोटा हो जाता है। जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं 0 हूं, अभी मैं माइनस में नहीं हूं। लोग बोलते हैं यार माइनस में चले गए, इसका मतलब क्या हुआ? घाटे में चले गए, या नुकसान हो गया, या उधार किसी का हमारे पास चढ़ गया है, ऐसा। अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं 0 हूं, ना मेरे पास बहुत कुछ है ना कुछ है, यानी कि मैं पॉजिटिव में हूं ना निगेटिव में हूं, 0 हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने किसी से 100 रुपए उधार ले लिया, अब मैं 100 रुपए का ऋणी हो गया। ऋणी होने का मतलब 100 रुपए मेरे ऊपर कर्ज हो गए, उधार हो गए किसी का। अब भाई मुझे उसको कुछ देना पड़ेगा, कुछ क्या, जितना लिया उतना देना पड़ेगा भाई। 100 रुपए लिए 100 रुपए देना ही पड़ेगा। जब तक दे नहीं लेंगे तब तक हम उधार हमारे पास होगा, यही होता है। अर्थात डी का मान 0 से छोटा होना, ठीक है। डी का मान जब भी 0 से छोटा होगा हमेशा वैल्यू आपको मिलेगी निगेटिव में। कैसी मिलेगी? निगेटिव में मिलेगी। और डी का मान जब भी 0 से बड़ा होगा ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। कोई भी चीज 0 से बड़ी होती है तो वह निगेटिव, 0 से बड़ी होती है तो पॉजिटिव होती है, और 0 से छोटी होती है तो निगेटिव होती है। अब सर समझ में आ रहा होगा कि डी बराबर सर 0 होगा तब, अरे 0 होगा, ना पॉजिटिव है भैया ना निगेटिव है, अर्थात कुछ ना पाने का गम नहीं, ना कुछ पाने की खुशी ना कुछ खोने का गम है, ऐसा कुछ। मतलब 0 है, ना तो आगे बढ़ना है ना तो पीछे जाना है, बस ठप हो गया। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, नहीं जाएंगे क्या कर लोगे, तो कोई बात नहीं है भाई, कुछ करेंगे नहीं बगल से निकल जाएंगे, जरूरी थोड़ी ना सामने से लड़के जाएं। बहुत कुछ जरूरी नहीं होता है कि हर समय आप लड़ें, कोई बात नहीं, आप खड़े रहें भाई, सामने से बगल से निकल चले जाएंगे। हर समय लड़ना जरूरी थोड़ी ना, हर समय ताकत वोकत दिखाओ, ये सब कोई आवश्यकता नहीं। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ रही हैं कि ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, और d बराबर होता है बी स्क्वायर 4ac, इसे बोलते हैं विविक्त कर। यहीं से हम मूलों की प्रकृति निकालेंगे, इससे अभी मैं बताऊंगा कैसे। और ये हमने मूलों, कैसे हम मूल निकालते हैं किसी समीकरण का, उसका फार्मूला हुआ। और d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0, 3 कंडीशन बनेगी। उन्हीं 3 कंडीशन में मूलों की प्रकृति हम लोग याद कर लेंगे। इनको छाप ले तो मैं आगे बढ़ जाऊं, छाप लें भाई, उम्मीद करता हूं छप गया होगा। इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। आप सोच रहे हैं सर बहुत कम टाइम है, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा टाइम मैं बिल्कुल नहीं देने वाला हूं। 1% में टाइम आपको ज्यादा नहीं दूंगा। इन भाई साहब को हटा देते हैं। चलिए देखिए, अब मूलों की प्रकृति में आते हैं। d बराबर बी स्क्वायर ऋण 4ac, ये पहली कंडीशन है, मैं लिख लेता हूं। क्या है ये? पहली कंडीशन है, इनको हम लिख लेते हैं। d बराबर बी स्क्वायर ऋण 4ac, या मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, यदि बी स्क्वायर ऋण 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल ना समझे भिन्न तथा वास्तविक होंगे, तथा वास्तविक होंगे।
वास्तविक होंगे। अरे वास्तविक होने का मतलब यही है ना, उनकी वैल्यू निकाली जा सकती है। बताएंगे, आप ये कंडीशन याद रखेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशन है। अगर मैं कह दूं यदि बी स्क्वायर इन 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो होता है या द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। दोनों मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। अर्थात दोनों मूलों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। 2 आएगा, अगर एक मूल 2 है दूसरा मूल भी 2, एक मूल 4 है दूसरा मूल भी 4, ऐसा आएगा। और यदि बी स्क्वायर 4ac इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाता है, तब उस कंडीशन में दोनों मूल जो द्विघात समीकरण के होंगे वह डिफरेंट होंगे। भिन्न का मतलब क्या होता है भैया? डिफरेंट, यानी कि अलग होंगे, अलग तथा वास्तविक होंगे। देखिए आप लिखा है वास्तविक लिखा है, और मूल बराबर होंगे तथा वास्तविक भी होंगे, ये भी लिख लें, तथा वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। ये आएगा आपके एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, कभी कभी 4-5 नंबर में टपका देते हैं। तीसरी कंडीशन, यदि बी स्क्वायर ऋण 4ac लेस देन 0 हो जाए तो 0 हो तो द्विघात समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हैं सर आपने कंडीशन तो बताया था डी के ऊपर और आपने लिखवा दिया बी स्क्वायर 4ac का मान बड़ा है छोटा है बराबर है। अरे तो ये बी स्क्वायर 4ac किसके जगह पे है? डी के ही बराबर तो है। अगर मैं डी को यहां रख दूं, डी ग्रेटर देन 0, यदि डी का मान 0 से बड़ा हो तो द्विघात समीकरण दोनों मूल भिन्न तथा वास्तविक होंगे। यदि डी बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे तथा वास्तविक होंगे। यदि डी लेस देन 0 हो, द्विघात समीकरण के कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे, कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब देखें, ये होता है भैया आपके मूलों की प्रकृति। 3 प्रकृति होती है मूलों की। पहली प्रकृति, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मूल भिन्न होंगे, वास्तविक होंगे। अगर बराबर 0 होता है तो मूल बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। और तीसरी कंडीशन है लेस देन 0 हो जाए, अर्थात 0 से छोटा हो जाए, तो मूलों का कोई भी वास्तविक मूल्य हमें नहीं मिलेगा। तो आप लिखेंगे मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब ये कैसे पता करेंगे? क्वेश्चन पता करेंगे भाई, क्वेश्चन होगा तभी पता समझ में आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन भाई साहब को जो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो दिख रहा है, इनको आप छाप लें, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं छप गया होगा तो मैं इनको हटा दूं। बोलो बोलो, हटा दूं, रफ कर दूं? रफ कर देता हूं भैया। टाइम आपको बहुत दिया गया है, इससे ज्यादा टाइम हम दे नहीं पाएंगे। समय का बहुत ही अभाव है, कमी है समय की। क्या है? कमी। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन लिखा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। समीकरण दिया है 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण दिया भैया, वो दिया है आपका 2x स्क्वायर
-3x+5 इज इक्वल टू 0। इनको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखिए ये एक समीकरण दिया है और एक का ही ये रहे हैं कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों को ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तब इनको ज्ञात कर। अस्तित्व है का मतलब ये है कि मूल अगर वास्तविक हैं, इस दुनिया में प्रेजेंट हैं, दिख सकते हैं, तो उनको ज्ञात करें। अब आप कहें दिखते तो सब है, अरे निगेटिव आएगा, दिखता तो है लेकिन निगेटिव क्या होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, है ना। क्या होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। जो वास्तविक नहीं होंगे दिखते नहीं, जो चीज ना दिखे, इनविजिबल हो जाए, समझ रहे हैं। आइए इनकी कहानी हम बताते हैं कैसे करेंगे। जैसे ये समीकरण दिया है आप इनको तुरंत मान लें समीकरण 1 और इनकी तुलना करा दें किससे। मैं लिख रहा हूं जैसा जैसा वैसा वैसा आप समझें। समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से करने पर कर दें। जैसे तुलना किए तो a बराबर आ गया भैया 2, b बराबर आ गया -3, c बराबर आ गया 5। 5 को और तरीके से बना दें भैया, 5 आ गया। अब मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए मुझे d की आवश्यकता पड़ेगी अर्थात b² और 4ac, और इनका मान मैं मान लेता हूं > 0। कुछ भी अभी मैं बराबर ही रखता हूं भाई, इनका मान लिखता हूं, d का मान जो आएगा मैं लिख लूंगा। d बराबर b की वैल्यू कितनी, -3, इनका होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितना है 2 और c की वैल्यू 5। 3 का स्क्वायर करें 9 -4 पंचे 20 गुना 40 घट जाएगा, माइनस का 31 आएगा d। क्या d का मान -31 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। अब आप बोलेंगे सर अभी बताए थे कि जो भी माइनस में होगा वह मान d का 0 से छोटा होगा, तो हम लिखेंगे d < 0। कंडीशन नंबर 3 अप्लाई हो गई, कंडीशन नंबर 3 अप्लाई हो गई ना कि d का मान 0 से छोटा है। जैसे ही नेगेटिव आए तुरंत एकदम से अलर्ट हो जाए, ओ अब गड़बड़ है, क्या कि d का मान 0 से छोटा आ गया, इसका मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अब आप आंसर में लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे भैया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, छाप ले। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर में आएगा, आराम से आप कर सकते हैं, बड़ा ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं। करें इनको, छापे भैया छापे, तुरंत छापे। छप गया होगा, अरे छप गया होगा, नहीं छपा होगा वीडियो को रोके 10 सेकंड के लिए और तुरंत छाप लें अपनी किताब में। नहीं किताब में नहीं छापते, कॉपी में छापते हैं, रफ में। किताब में तो ऑलरेडी छपा हुआ है, प्रिंटिंग है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेम है, वही है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और अगर अस्तित्व है तो उनको ज्ञात भी करना है, किनको, मूल को ज्ञात करना है। तो आइए समीकरण लिखा हुआ आप सामने 2x², समीकरण आपके सामने लिखा है 2x² - 6x + 3। समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है 2x² -6x + 3 इज इक्वल टू 0। इनको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर से तुलना यही कराएंगे, समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर कर देते हैं, तो यहां से a की वैल्यू 2 मिलेगी, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भैया 3। इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं कि देखें a की तुलना यहां कराएंगे 2, b की यहां से कराएंगे -6 और c का यहां कराएंगे 3। अब ऐसी तुलना क्यों कराते हैं, कुछ बच्चों के मन में सवाल उठता होगा कि ऐसा ऐसे ही क्यों कराते हैं।
क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणांक से एक्स स्क्वायर का, एक्स गुणांक से एक्स का और अचर का गुणांक से अचर, कांस्टेंट का कांस्टेंट से। भाई जो जैसा है उसको वैसे ही तो उनके तुलना कराई जा सकती है। तुलना दो ऐसे लोगों के बीच होनी चाहिए जो उनके जैसे दिखते हों। अब क्या इंसान की तुलना आप जानवरों से करवाएंगे, या जानवरों की तुलना आप पक्षियों से कराएंगे, या किसी भी वस्तु का, मैं कह दूं लिक्विड की तुलना आप ठोस से करवाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो तुलना हमेशा दो ऐसी वस्तुओं के बीच में करानी है जो वस्तुएं वैसी ही हों, बस कुछ चीजें अंतर आएगा भाई, तुलना कराएंगे तो सेम ही तो होंगी, तभी तुलना हो सकता है। चलिए आइए देखते हैं। हो गया इतना, डिस्क्रिमिनेंट निकालें। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब विविक्त कर, बी स्क्वायर ऋण 4ac, डी बराबर बी की वैल्यू कितना है माइनस का 6, इनका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का स्थान 2, सी का स्थान पे 3, डी बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 गुना 8 त्रिक 24, डी बराबर कितना आ गया 12। अब मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई है, क्यों? क्योंकि डी बराबर 12 आ गया है, पॉजिटिव आ गया है, लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुई है किसकी 12 की। पॉजिटिव अगर कोई चीज आती है तो आप इसको बोलते हैं कि ये चीज क्या है 0 से बड़ी है। अब आप कंडीशन नंबर पहली पे जाते हैं, d इज ग्रेटर देन 0। जब d 0 से बड़ा होता है तो आप लिखते हैं मूल वास्तविक होंगे, आप लिखेंगे मूल वास्तविक होंगे। कैसे मूल होंगे भैया? वास्तविक होंगे, ठीक है। और वास्तविक होने के साथ साथ और क्या होंगे भाई? मूल तो वास्तविक हो गए, उनकी प्रकृति कैसे हो गई? वास्तविक हो गए, लेकिन इसमें मैंने और कुछ लिखाया था, मूल भिन्न होंगे। कैसे होंगे? भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। तो आप लिखेंगे तथा, तथा मूल अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे भैया, ठीक है। मूल अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि यदि मूलों की प्रकृति ज्ञात करना, तो हमने प्रकृति ज्ञात कर ली। फिर दूसरी कंडीशन इसने ये बोला है कि यदि इनका अस्तित्व है तो उस मूल को ज्ञात भी करो। भाई वो मूल है कौन जिनका इस दुनिया में अस्तित्व है? आखिर बताओ वो है कौन जिसका अस्तित्व इस दुनिया में है, तो वही बताना है। तो भाई अस्तित्व इनको हो गया, क्यों? क्योंकि वास्तविक आए तो अस्तित्व हो गया। अब इनको निकाल भी लेते हैं, आखिर है ये कौन। तो निकालने का तरीका, मूल निकालने का तरीका एकदम ब्रह्मास्त्र आपको दिया गया है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac अपॉन 2a। ये फार्मूला एकदम ब्रह्मास्त्र है, इसकी कोई काट नहीं। बी की वैल्यू कितना है भाई? माइनस का 6 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अर्थात माइनस 6 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू कितना भैया? ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, बटे 2a, और a के स्थान भी वैल्यू रख दें 2। x बराबर आएगा माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36, 4 गुना 8 त्रिक 24, बटे कितना हो गया 4, बराबर में फिर से आगे लिख लेते हैं 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 से 24 जाएगा 12 बटे 4। x बराबर लिखेंगे तो ये आएगा 6 प्लस माइनस 12 लिख सकते हैं, 4 3 12 और 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√3 बटे 4। जिसको ये कहानी समझ नहीं आई है वो लोग परेशान ना हो, मैं समझा रहा हूं। देखिए अंडर रूट अगर 12 लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 4 3 12, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया, 2 दूना 4 3 12, और जिनका जोड़ा बनता है उनमें से एक बाहर आ जाते हैं, अर्थात जिनका जोड़ा बनेगा एक प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट उनका एक बाहर आया, दो का जोड़ा बना, 2 में से एक बाहर आ गए, तो वही 2 ये बाहर आ गए। जब ये 2 बाहर आते हैं तो ये हो गया 2√3, ऐसा लिखा जाता है। तो ये कहानी थी जिनको मैंने ये लिखा, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं हो, एक एक चीज समझाऊंगा और बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल हैरान परेशान ना हो। अगर मैं कहूं इनमें से मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 4 हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएंगे,
तो ये x बराबर आ गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। देखो मूल आ गए हमारे। मूल क्या आया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। तो अब एक बार प्लस ले लें एक बार माइनस ले लें, अब तो हमारा मूल मिल जाएगा। तो मैं यही लिख लेता हूं, अतः मूल x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3/2 और 3 माइनस अंडर रूट 3/2, ये हमारे मूल हो जाएंगे। अब आप सोच रहे हैं सर आपने डायरेक्ट लिख दिया। अरे डायरेक्ट नहीं लिखा है, मैंने कह दिया था मूल। तो भाई मूल घटाना है एक बार जोड़ना है। जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा, कुछ जुड़ने वाला है नहीं, घटाएंगे तो भी घटेगा है नहीं, सेम चीज लिखे। तो क्या होंगे, मूल वास्तविक तो हैं लेकिन डिफरेंट है, अलग अलग है। देखें एक प्लस में एक माइनस, शकल सेम दिख रही है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। एक भैया पॉजिटिव है एक भैया निगेटिव है, मतलब एक भैया के पास गुण ज्यादा है और एक भैया के पास गुण कम है, और गुण है उनके पास कुछ ज्यादा मात्रा में। समझ पा रहे हैं? बस अगर जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सर रूट लगा है उसके बाद आप कैसे कह रहे हैं वास्तविक है, तो रूट 3 की वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों 1.73। जैसे आप 1.73 रखेंगे ये इसमें जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 3.73/2 से भाग दे देंगे कुछ वैल्यू आएगी, और यहाँ घट जाएगा फिर भाग देंगे 2 से कुछ वैल्यू आएगी, अर्थात रूट की कहानी समाप्त हो जाएगी। समझ रहे हैं? इसलिए ये वास्तविक मूल हैं और क्या है, भिन्न है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या किसी प्रकार से? ओवरऑल निगेटिव नहीं आ रहा है। अब आप सोच रहे हैं रूट 3 की वैल्यू 1.73 होती है। इनको आप याद रखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं रूट 3 की वैल्यू होती 1.732। आप लोग याद रखें भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रूट 2 की भी वैल्यू 1.414, ये भी याद रखें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। अब इनको मैं हटा देता हूं, ये मैं गोला गोला जो बना दिया हूं। अब जो बचे हैं इनको आप छाप लीजिए, आपका क्वेश्चन था। छापे तो आगे की ओर बढ़ जाए, एक आध क्वेश्चन और कर लें। आज ये लेक्चर खत्म करना है ना, ताकि और भी चैप्टर कराया जाए कि एग्जाम के बाद भी और चैप्टर होते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम हो चुका है सर लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के पहले खत्म करना है ना, तब तो आप एग्जाम में जाकर उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे। युद्ध हो रहा है, युद्ध खत्म हो गए, उसके बाद आपको अस्त्र शस्त्र जाओ अब लड़ कर आओ। अब क्या लड़के आओगे जब बचा ही नहीं है कुछ? तो युद्ध में जाने से पहले सारी तैयारियां अस्त्र शस्त्र एकदम मजबूत होने चाहिए। और हमारा अस्त्र शस्त्र क्या है, हमारी इक्वेशन और हमारा दिमाग, यही हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। चलिए छापिए इनको, छप गए होंगे, हटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन और टहल घूम रहा है, खूबसूरत सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। आम की बगिया, इस समय वैसे आम का सीजन आने वाला है बहुत जल्द, और बहुत ही जल्दी आम का सीजन आने वाला है, कुछ दिन में हम लोग आम खाएंगे। तो उससे पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, फील कुछ क्वेश्चन में कर लेते हैं आम का, उसके बाद जब रियल में आ जाएगा तो आम खाएंगे भाई। देखिए एक आम की बाग है, क्वेश्चन बोला है एक आम की बगिया है, क्या ऐसी एक बगिया संभव है, अर्थात बाग बगीचा संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, अर्थात लंबाई कितनी हो, 2 गुनी हो, किससे, चौड़ाई से, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। अगर ऐसा संभव है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए आइए मान लेते हैं, क्या ये क्वेश्चन था आज आपका तीसरा क्वेश्चन। माना आम के बाग की चौड़ाई x मीटर व लंबाई 2x मीटर है। मान सकते हैं
भाई लंबाई 2x है, चौड़ाई x है। क्यों? क्योंकि इसने बोला है लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है। तो भैया अगर चौड़ाई 2 है तो लंबाई 4 है, अगर चौड़ाई 1 है तो लंबाई 2 है, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी है? 2x है। क्षेत्रफल दिया है कितना? क्षेत्रफल दिया है, वो दिया है 800 मीटर स्क्वायर। अब आप मुझे ये बताएं, अगर मैं कह दूं ये बाग आयताकार है, मैं ये कह दूं ये बाग आयताकार है तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। अगर मैं कह दूं बाग वर्गाकार है तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। लेकिन अगर लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है, क्योंकि लंबाई x है तो चौड़ाई 2x है, सॉरी चौड़ाई x है तो लंबाई 2x है, अर्थात दोनों में डिफरेंट है। कितने का? आधे का या दुगने का। अगर मैं कहूं चौड़ाई आधी है किसकी? लंबाई की। या मैं ऐसे कहूं लंबाई दोगुनी है किसकी? चौड़ाई की। तो इसका मतलब क्या है? आयत है। और आयत है इसीलिए समझें, आप आकृतियों को समझें, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप समझें कि आकृति कैसी है। तो ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। बस लगा दीजिए, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भैया? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर कितना? 800 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितनी है? 2x, चौड़ाई कितनी है? x, बराबर 800 मीटर स्क्वायर। 2 से कटेंगे ये 400 बचेंगे, ये हो जाएंगे x स्क्वायर बराबर 400 मीटर स्क्वायर। x बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट 400, और अंडर रूट 400 का मतलब क्या होता है भैया? अंडर रूट 400 का मतलब होता है 400 किसका स्क्वायर रूट है? 20 का। किसका है? 20 का। आ गया भैया 20 मीटर। तो चौड़ाई आ गई 20 मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? दुगनी है उसकी, तो 40 मीटर। अब आप लिखेंगे अतः लंबाई, सॉरी अतः चौड़ाई, चौड़ाई आई ना पहले, अतः चौड़ाई x बराबर कितना आ गई? 20 मीटर। तो लंबाई बराबर 2x बराबर 2 इंटू 20 बराबर 40 मीटर। तो लंबाई कितनी आ गई भैया? 40 मीटर, और चौड़ाई कितनी आ गई? 20 मीटर। हाँ, इस प्रकार की एक बात संभव थी, जिसकी लंबाई 40 मीटर हो, चौड़ाई 20 मीटर हो, उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर होगा मीटर स्क्वायर में। क्यों? अब आप देखें, लंबाई चौड़ाई गुणा कर दो, 4 दूना 8, 2 जीरो लग गया, 800 मीटर स्क्वायर आ गया, अर्थात हमारा आंसर सही है। और लंबाई चौड़ाई से दोगुना भी है, 40 और 20 समझ रहे हैं, यानी कि सारे कंडीशन सेटिस्फाइड, तो हमारा आंसर भी सही। देखिए, इनको आप छापें तो आपको एक ज्ञान की बात बताएं, उसके बाद कहानी समाप्त करते हैं। सब गया होगा। इस हिसाब से द्विघात समीकरण आपका समाप्त हो गया है। द्विघात समीकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि कुछ क्वेश्चन है जिनको बता देना आवश्यक है, या कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोग पूछना चाहते हैं, या जो क्वेश्चन आपको ना आ रहा हो, कंफ्यूज कर रहा हो, कहीं दिक्कत कर रहा हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उस क्वेश्चन को भेजें, और मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि मैं आपका वो डाउट क्लियर करूंगा, डाउट क्लियर करूंगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे भैया किसी दूसरे चैप्टर को लेकर, और मेरी जहां तक उम्मीद है दूसरा जो चैप्टर होगा वो सांख्यिकी या तो फिर निर्देशांक ज्यामिति, इनको लेके आएंगे ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा सके। हाँ, मैं थोड़ा सा आपकी राय भी जानना चाहूंगा कि आप लोग कौन से चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। अभी आपके पास बहुत सारे चैप्टर बचे, जैसे त्रिभुज है, त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, क्षेत्रफल है, वॉल्यूम सरफेस एरिया है, उसके बाद सांख्यिकी है, निर्देशांक ज्यामिति है, इतने सारे चैप्टर हैं। अब इन चैप्टरों में से आप किन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। आज आपका बस इतना ही, मिलते हैं नए एपिसोड में नए चैप्टर के साथ।